नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास किस टाइम होती है। ये क्लास रोज़ होती है किस टाइम, रोज़ रात को 8 PM पर ये क्लास होती है। शाम को 8 बजे ये क्लास हो जाती है। किस टाइम, 8 PM पर ये क्लास होती है। तो रोज़ आपको आना है, क्योंकि इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब आपसे पूछे जाते हैं। इस क्लास में मैंने देखा है कि बहुत सारे छोड़ो, किसी में कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार आपसे बहुत हार्ड हिंदी में ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खुद समझदार हो, आप लोग पेपर निकाल सकते हो, आप लोग बुक्स ला सकते हो, आप लोग सोल्व पेपर ला सकते हो, जिनमें आपको दिया जाता है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा हार्ड पढ़ने से अच्छा है कि आप वो पढ़ो जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका क्राइटेरिया अगर ये है तो उतना ही इतना पढ़ो, क्योंकि वो इसके अंदर से पूछेगा, इससे बाहर से वो पूछेगा नहीं। वो यहाँ से नहीं पूछेगा, वो यहाँ से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी तैयारी का लेवल है, वो उसमें काम आएगा, वो यहीं से पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था आपको कि आज का टाइम वो है दोस्तों कि जब से ऑनलाइन कोचिंग शुरू हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है, कंपटीशन हार्ड हो गया है। जो बच्चा सुबह 10 बजे उठ के कोचिंग सेंटर में जाता था और फिर वापस आके घर पे पढ़ता था, वो सुबह उठता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के 10 बजे तक पढ़ लेता है। बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा लेता है, रिविज़न कर लेता है। हर एक सब्जेक्ट उसको घर पे बैठ के उसकी चारपाई उसकी खाट पे मिल जाता है। तो इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। पहले कोई भर्ती हो जाता था, किसी की नौकरी लग जाती थी, मान लो कोई यूपी पुलिस में हो गया, तो क्या होता था, वो पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि कोचिंग सेंटर में कहीं जा नहीं सकता था और अपनी बुक्स को पढ़ने का उसके पास इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम में उसके पास फ़ोन है और फ़ोन में किताबें हैं। वो क्या करता है, कोचिंग कोई भी अपने टीचर से उसे पढ़ना है, उसका चैनल को चलाता है, ऑन करता है और सामने रखता है या हाथ में रखता है और पढ़ना शुरू कर देता है। पढ़ा नोट ना कर पाए, उसके पास इतना टाइम होता है कि वो बार बार उस क्लास को देख लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। आइए शुरू करते हैं ये क्लास। इसमें हर एक लगभग 24 से 25 क्वेश्चन, 30 में से 24 से 25 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए मिलेंगे आपको। आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। आपके पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। आपको अभी पढ़ाया गया था और मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि ये जरूरी भी था। अब देखिए, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, बताइए। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। देखिए, नीलांबर, अगर मैं इसमें एक ऑप्शन और दे दूं, मैंने ई ऑप्शन इसमें जोड़ दिया और मैं कह दूं इसमें बहुब्रीहि समास। तो अब देखिए, बहुब्रीहि समास बोल दिया मैंने, इसमें क्या बोला, बहुब्रीहि समास बोला। तो ऑप्शन में अगर कर्मधारय भी दिया, बहुब्रीहि भी था, तो हम बहुब्रीहि के साथ ही जाएंगे, याद रखना, कर्मधारय को छोड़ देंगे वहां पर, ठीक है। चलिए, क्या हुआ यार, ठीक है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। देखिए, इसकी विशेष, इसमें बहुब्रीहि नहीं दिया, तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग अपना देखते हैं कि बहुब्रीहि नहीं दिया तो ऑप्शन को देखते हैं पहले, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो हमारे पास ऑप्शन है नीलांबर, अर्थात अंबर की विशेषता है कि वो कैसा है, नीला है। अंबर की विशेषता कैसी है कि वो नीला है। तो विशेषता कहां पे बताई जाती है, कर्मधारय समास में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तत्क्षरण में कौन सा समास है। तत्क्षरण में कौन सा समास है, बताइए। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है कि तत्क्षरण में कौन सी संधि है, संधि पूछी है हमसे। क्या पूछी है, संधि कौन सी है, बताइए। आपको बताना है कि ये किस संधि का एग्जाम्पल है और इसमें कौन सी संधि है, बताइए। तत्पलस शरण, तत्पलस शरण, तत्पलस शरण, तत्पलस शरण, बताइए कौन सा होगा। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको बहुत अच्छे से नियम बताए जा चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब तय का मिलन श से होता है तो तय का बन जाता है च और श का बन जाता है छ। क्या बन जाता है, तय का च और श का छ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्प्लस शरण, व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल ये
हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से संधि है, बताइए निम्न में संधि है, निम्न में संधि बताइए कौन सी है, ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि है। किसमें पूछा है, एतनु मुरारी, क्या एतनु मुरारी में संधि बताइए कौन सी है, ए व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादी संधि। बताइए क्या होगा आपका, एतनु मुरारी में कौन सी संधि है, ए बी सी या फिर डी। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग तो संधि विच्छेद इसका होगा ए ते ते, ठीक है, एतत मुरारी मुरारी। अब देखिए एतत मुरारी, मैंने कहा था अगर किसी भी वर्ण के पहले का मेल किसी भी वर्ण के पांचवें से हो जाता है तो पहला अपने पांचवें में बदल जाता है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए ते ते और तय का हो जाएगा न और मैं उ रारी, क्या हो गया, मुरारी। क्या बना, मुरारी बन जाता है। क्या बन जाता है, मुरारी बन जाता है, एतन मुरारी बन जाता है। तो कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। किसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका उदाहरण हुआ, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उत्प्लस ज्वल में कौन सी संधि है। बताइए उत्प्लस ज्वल में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। उत्प्लस ज्वल, आपको क्या बताया गया था कि अगर तय का मेल जय से होता है तो तय का क्या हो जाता है, यदि तय का मेल चय से या छह से होता है तो तय का चय बन जाता है। यदि तय का मेल आपका किसी टै ठे से होता है तो तय का टै बन जाता है। अगर तय का मेल डे से होता है तो तय का डे बन जाता है। और अगर तय का मेल ले से होता है तो तय का क्या बन जाता है, आपका तय का ले आधा ले बन जाता है। और तय का मेल जय और जय से होता है तो तय का जय बन जाता है। क्या बन जाता है, जय। तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो गया उत प्लस ज्वल। तो तय का मेल किससे हुआ, जय से हुआ, तो तय का क्या हो जाएगा, जय जय वे ले। क्या बना, उज्ज्वल। क्या बना, उज्ज्वल बना। क्या बना, उज्ज्वल बन जाता है। ये सारे के सारे गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे गलत दिए हुए हैं क्योंकि ये काट देते हैं हम यहां से। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उ जय आधा जय वे और ले, उज्ज्वल। ये आपका सही होगा, ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सारे गलत है, ये आप अलग से लिख लीजिएगा, ये आपका राइट होगा, ठीक है ना, क्या होगा, राइट हो जाएगा। देखिए दिग्प्लस भ्रम का उदाहरण है, बताइए किस संधि का ये उदाहरण है, आपको बताइए कि ये किस संधि का उदाहरण है। दिग्प्लस भ्रम किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग का, अयादि का, व्यंजन का या यण का। देखिए दिक्प्लस भ्रम ये हो जाएगा द ई और कै। दिक्प्लस भ्रम किसका, दिक्प्लस भ्रम। कै का मेल किससे हुआ, भय से हुआ, तो पै फै बै। यदि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले का मेल किसी भी व्यंजन वर्ग के तीसरे चौथे से होता है या किसी स्वर से होता है या अंतस्थ व्यंजन ये रेले वै से होता है या किससे है से होता है तो पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। तो कै किस में चला गया, कै अपने तीसरे में बदल जाता है। क्या, तो क्या बन गया, दिक भ्रम बन गया। तो क्या हुआ, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। किसका, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। किसका एग्जाम्पल हुआ, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका महापुरुष में कौन सा समास है। बताइए महापुरुष में कौन सा समास है। तो महापुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो महापुरुष, पुरुष की विशेषता कैसी है कि वो महान है। तो पुरुष की विशेषता कैसी है कि वो महान है। तो महापुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है, बताइए आपको बताना है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है, मैंने आपको बताया था कि गौशाला। अब बताइए गौशाला में समास कौन सा है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। देखिए गौशाला अर्थात गाय के लिए शाला। क्या, गाय के लिए शाला, के लिए शाला, या हम कह सकते हैं गौ के लिए शाला। क्या कह सकते हैं, गौ के लिए।
गौ के लिए शाला, क्या हुआ, गौशाला। अब किसके लिए गौशाला, गाय के लिए। किसके लिए, गाय के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं, किसी दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होती है, तो किसका भाग होता है, तत्पुरुष का। किसका, तत्पुरुष का। और तत्पुरुष में भी कौन सा होता है, संप्रदान को के लिए, क्या होता है, संप्रदान को के लिए। तो दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति कहाँ होती है, संप्रदान तत्पुरुष समास में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यथाविधि, क्या, यथाविधि में कौन सा समास है, बताइए। यथाविधि में कौन सा समास है, यथाविधि में कौन सा समास है, बताइए। कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु या तत्पुरुष, इनमें कौन सा समास है, बताइए। कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु या तत्पुरुष, यथाविधि। मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जिनका प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। प्रथम पद या क्या होते हैं, प्रति, यथा, आ, भर, प्रति, यथा, ये सब क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। प्रथम पद अव्यय होता है, या फिर होते हैं क्या, दूसरी पहचान बताई थी मैंने, आ, भर, यथा, प्रति, ये सब कैसे होते हैं, अव्यय भाव समास का। क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, तो तुलसी के द्वारा, तुलसीकृत। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तुलसीकृत में कौन सा समास है, बताइए। तुलसीकृत में कौन सा समास है, ए, बी, सी या डी। आंसर दीजिए कि ए, बी, सी या डी कौन सा आपका सही हो जाएगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया था जब काम को करने का साधन होता है वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। या फिर हमें जुड़ाव की अनुभूति होती है वहां पे क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, क्या, के द्वारा, या तो से या के द्वारा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से, तो काम करने का साधन है। रोग मुक्त, नहीं, रोग मुक्त तो क्या हो जाएगा, रोग मुक्त तो अलग होना हो जाएगा, अपदान में चला जाएगा। लेकिन मैं कहूं रोग ग्रस्त तो क्या हो जाएगा, रोग से ग्रस्त, तो से क्या, वहां पर हमें जुड़ाव का अनुभूति होती है। और तुलसी कृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत, क्या होगा, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है ना, किसके द्वारा, तुलसी के द्वारा। तो तत्पुरुष समास में भी आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, बताइए। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था कि वे समास जिनका प्रथम पद अव्यय हो। तो देखिए ए, बी, सी या डी, बताइए किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। किस समास का होता है, अव्यय भाव समास का। किसका, अव्ययी भाव समास का। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रति प्लस यंग से बना है, क्या, प्रत्यंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आशक्त, आकर्षण, आकृष्ट और आपका ईर्ष्या, उपेक्षा। तो कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो गलत दिया है वो कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या उपेक्षा। ईर्ष्या उपेक्षा आपका क्या है, आपका विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से गलत होता है। अब विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यह लड़का बुद्धिमान है, तो लड़के की विशेषता क्या है कि वह बुद्धिमान है। तो लड़का क्या हुआ, विशेष्य, और बुद्धिमान क्या हुआ, विशेषण। क्या हुआ, विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। जड़ का विलोम क्या होगा, बताइए। जड़ का विलोम क्या होगा, जड़ का विलोम क्या
होगा? जड़ का विलोम क्या होगा? जल, मूर्ख, विद्वान या चेतन। तो ए, बी, सी, डी या डी, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब होता है बिल्कुल जमा हुआ, एक जगह रुका हुआ। क्या? एक जगह रुका, रुका हुआ। क्या हुआ? रुका हुआ, एक जगह, जो एक स्थान पर रुक जाता है, बिल्कुल एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, नहीं चलता, उसे क्या बोलेंगे? जड़ बोलेंगे। और चेतन को क्या बोलेंगे? जो चलायमान हो, चंचल हो। क्या हो? चलायमान हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जागृत का विलोम क्या होगा? बताइए, जागृत का विलोम क्या होगा? जागृत, जागृत का विलोम क्या होगा? निद्रा, सुषुप्त, सुस्त, सुप्त या फिर सुषुप्ति। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, आंसर दीजिए कि जागृत का विलोम क्या होगा। तो जागृत का विलोम होगा सुप्त। क्या होगा? सुप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुप्त, जागृत का विलोम क्या होगा? सुप्त होगा। और जागृति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति होगा। जागृत का विलोम क्या होगा? सुप्त। और जागृति का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति होगा, सुषुप्ति होगा। क्या होगा? ये जागृति का विलोम है। किसका? जागृति, जागृति, जागृति किसका? जागृति का विलोम है। पता नहीं दिक्कत क्या हो रही है, चल नहीं रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है बहुत ज्यादा। जोड़ का उपयुक्त विपरीत क्या होगा? या जोड़ का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। गुणा, भाग, घटा या बाकी। क्या होगा? जोड़ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, घटाओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? घटाओ जोड़ का विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। टकसाल का तत्सम बताइए। टकसाल शब्द कैसा है? टकसाल है आपका तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। जैसे सूर्य शब्द का तत्सम क्या होगा? सूरज। सूर्य का तत्सम, सूर्य कैसा शब्द है? सूर्य तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या है? सूर्य। जैसे मक्खी का तत्सम क्या है? मक्षिका। क्या है? मक्षिका। उसी प्रकार टकसाल क्या है? टकसाल एक तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव। और टकसाल का तत्सम क्या होगा? टकशाला होगा। क्या होगा? टकशाला। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सॉरी, टकशाला होगा। क्या होगा? टंकशाला। क्या होगा? टंकशाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंकशाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टंकशाला। क्या हो जाएगा? टंकशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। दंडा, दंडे शब्द का, भाई जो दंडा शब्द है तो दंडे शब्द का तत्सम क्या होगा? बताइए। तो दंडा शब्द कैसा है? डंडा शब्द जो है, डंडा शब्द आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? लाठी, दंड, लब्ध या दृष्ट। तो क्या होगा? दंड। अक्सर तत्सम शब्द क्या होते हैं? जिसमें अणे आ जाता है, शय आ जाता है, आधा शय आ जाता है, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ऐसे त्रय आ जाता है, ठीक है ना, आगे आ जाता है या फिर अणे आ जाता है। ये सभी शब्द लगभग कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं, क्योंकि जिन्हें हमें बोलने में दिक्कत होती है। जैसे दंडा, डंडा कितना नाम सुना? डंडा, लेकिन दंड, दंड, दंड बोलने में हमारे थोड़ी सी दिक्कत होती है डंडा के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंड। क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात, 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ढीठ का विलोम क्या होगा? बताइए। ढीठ का विलोम क्या हो जाएगा? तत्सम, सॉरी, ढीठ का तत्सम क्या होगा? दृष्ट, पुष्ट, दृष्ट या दृष्ट। क्या हो जाएगा? बताइए। 17 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। तो कौन सा हो जाएगा? कमेंट करिए, आंसर दीजिए। ए, बी, सी या डी कौन सा हो जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दाराद्र्य हो उठे। क्या हो उठे? द्राद्र्य, दयाद्र्य हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त, भाई वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? बताइए। विशेषण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? ए, भक्त तथा भगवान करुण पुकार, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो मैं इसे थोड़ा सा
छोटा करने की कोशिश करता हूं। क्या, देखिए अब ठीक है ना, करुण पुकार, अब दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है चलिए, करुण पुकार। बताइए इसमें क्या पूछा है आपसे, विशेष्य की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, कौन सा, इसमें कौन सा विशेष्यों की दृष्टि से, इसमें आपसे पूछा है कि विशेष्य क्या है, इनमें विशेष्य के बारे में पूछा है। भक्त और भगवान, करुण तथा दराद्रीय, भक्त वात्सल्य तथा भगवान, पुकार और भगवान। अब देखिए भक्त की करुण पुकार सुनकर, कैसी पुकार सुनकर, पुकार की विशेषता है कि वो करुण है, ये क्या है विशेषण और ये क्या है विशेष्य। तो पुकार, जिसमें पुकार होगा एक तो वो होगा, ठीक है ना, पुकार तो एक में ही है। और देख लीजिए सुनकर, भक्त वत्सल्य भगवान, भगवान कैसे है, भक्त वत्सल्य है, कैसे है, भक्त वत्सल्य है। तो भगवान कैसे है, भक्त वत्सल्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवान। भगवान की विशेषता क्या है, भक्त वत्सल्य है। इससे विशेष्य पूछा था तो भगवान की विशेषता बताइए कि वो भक्त वत्सल्य है, और पुकार की विशेषता बताइए है कि वो करुण है। तो पुकार और भगवान दोनों इसमें विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष्य बताइए क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है, क्या है, इनमें से उपासक, इसमें सही क्या होगा, पूरा सेंटेंस दे दिया कि वह श्रेष्ठ उपासक है। देखिए वह उपासक है, बिल्कुल सही बात है, वह उपासक है, लेकिन कैसा उपासक है, उपासक भी श्रेष्ठ है। तो उपासक की विशेषता क्या है कि वो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्या हुआ, श्रेष्ठ हुआ विशेषण, और उपासक क्या हुआ, विशेष्य। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपासक। तो सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपासक। मोहन सुंदर बालक है, देखिए मोहन सुंदर है, ठीक है, मोहन सुंदर है। मोहन की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। मोहन बालक है, मोहन बालक है, तो मोहन की विशेषता क्या होती है, यहां पे बालक हो जाता, लेकिन मोहन सुंदर बालक है। अब बताइए बालक जो है, बालक की विशेषता बताई है कि वो सुंदर है। क्या हुआ, सुंदर है, क्या है, सुंदर है। तो बालक क्या है, विशेष है, और सुंदर क्या है, विशेषण है। तो बालक की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, क्या है, सुंदर है। मोहन सुंदर बालक है, तो बालक की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो बालक क्या है, वो आपका विशेष्य है, और सुंदर क्या है, वो विशेषण है, क्या है, विशेषण है। अंतस्थ और उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, बताइए, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, उष्ण वर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6, 8, 9, 7, कितने होते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन होते हैं कितने, 4, ये, रे, ले और वे, क्या होगा, वे, ठीक है ना। अब देखिए उष्ण व्यंजन कितने हैं, शे, 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 से और है। तो कितने हो गए ये आपके हो जाते हैं, ये आपके कितने, 4। तो 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो दोनों को मिलाया तो कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, बताइए, कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, अज्ञ, चे, खे और अक्षय। बताइए हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, अज्ञ, चे, खे और अक्षय। तो कौन सा दिखाई देता है आपका, अक्षय दिखाई देता है। अब कुछ बच्चों ने कै पे निशान लगाया होगा कि खे दिखाई देता है, नहीं, हिंदी में अक्षय कैसे बनता है, अक्षय बनता है आपका कै और शय के योग से, कै और शय के योग से बनता है। तो कै के बाद कौन सा दिखाई देता है आपका, अक्षय दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट हो जाएगा काकल्य वर्ण कौन सा है, निम्न में काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य जो कंठ से बोले जाते हैं, ये, शे, है, अणे, इनमें काकल्य वर्ण कौन सा है, ए, बी, सी या डी आंसर दीजिए। कौन सा होगा, काकल्य होता है को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है। देवनागरी लिपि का, वैसे देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, लेकिन यहाँ पे
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, जयभट्ट के शिलालेख से देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है, जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। कहां से मिलता है, जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित, क्या गठित, आपका भाषा सुधार, लिपि सुधार, क्या, लिपि सुधार परिषद 28 से 29 नवंबर 28 और 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए किसने की थी, आपके तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तात्कालिक उपराष्ट्रपति वी गिरी ने, तात्कालिक उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। बताइए 1953 में 28-29 नवंबर 1953 को भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, आपके तत्कालिक उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। बताइए, जिन ध्वनियों की गिनती न तो स्वर में की जाती न ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अंग और ए क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, अंग और ए, और विसर्ग तो ये है ही, या आप अलग से भी लिख सकते हो विसर्ग, ठीक है ना, अयोगवाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, बताइए किसे, अयोगवाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। बताइए कैसे किसे कहा जाता है अयोगवाह, विसर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है ना। 28 को देख लेते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है, अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृतिक, संस्कृत। देखिए संस्कृत भी प्राचीन है, प्राकृत भी, अपभ्रंश भी, लेकिन पंजाबी जो है वो नहीं है। तो पंजाबी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पंजाबी तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश से बनी हुई भाषा है, किससे, अपभ्रंश से विकसित हुई है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, बताइए। निम्न में से प्राचीन आर्य भाषा, भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहाँ है ना, तो कौन सी है, वैदिक संस्कृत है। प्राचीन आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल बताइए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। क्या माना जाता है, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। क्योंकि आपका 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1500 ईस्वी पूर्व तक, कहां तक, 500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है प्राचीन आर्य भाषा। क्या, प्राचीन आर्य भाषा। उसके बाद क्या, मध्यकालीन आर्य भाषा मानी जाती है आपकी। कब, मध्यकालीन आर्य भाषा मानी जाती है। देखिए अगर प्राचीन आर्य भाषा की बात करूं तो 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। मध्यकालीन आर्य भाषा मानी जाती है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चली है आपके अपभ्रंश, और 1100 से लेकर आपकी 1100 लेकर 1800 कहां तक, 1850 तक, कहां तक, 1850 तक आधुनिक आर्य भाषा मानी जाती है। क्या मानी जाती है, आधुनिक आर्य भाषा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पेपर में आप लोगों की बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एस में पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, क्वेश्चन वही बच्चा लगाए जिस बच्चे की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा नहीं है। जो बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है वो सभी क्वेश्चन लगाए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो बच्चा अगर सिर्फ क्वेश्चन लगाता है तो मेरा बहुत ज्यादा अनुरोध है उससे कि वो
थ्योरी भी करें कंप्लीट, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन फंसते हैं। ऐसे क्वेश्चन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको थ्योरी कंप्लीट करनी ही होगी। तो इसलिए थ्योरी कंप्लीट करिए, साथ साथ क्वेश्चन की सीरीज लगाते रहिए ताकि आपका रिवाइज होता रहे और नेक्स्ट आपको पता लगता रहे, फिर आपको धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले थ्योरी साथ साथ और साथ साथ क्वेश्चन, दोनों को साथ साथ चलाते रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपने कोई पुरानी क्लास नहीं ली है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो जाइए वहां से क्लास ले लीजिए। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।